नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष इंडिया। पूरे देश की निगाहें इस वक्त उत्तर प्रदेश पर टिकी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जी हां, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव होने, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी महत्व रखता है देश की राजनीति में, क्योंकि कहा जाता है केंद्र की चाबी उत्तर प्रदेश से होकर ही जाती है। 403 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है समीकरण क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर समीकरण क्या बन रहे हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा, इन सब का समीकरण क्या बन रहा है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो सपा और बसपा सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। मौजूदा वक्त में भाजपा यहाँ पर विराजमान है, यहाँ की जो सत्ता है भाजपा के हाथ में है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब कांग्रेस जो है इस जद्दोजहद में लगी है कि वो अपना सूखा ख़त्म कर सके। पिछले 30 सालों से वो जो सूखे में जी रहा है उस सूखे को ख़त्म कर सके और फिर से उत्तर प्रदेश में काबिज हो सके। वहीं सपा और बसपा भी इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि किसी न किसी तरह सत्ता में फिर से वापसी की जाए। लगातार सभी पार्टियों की तरफ से वाक्य युद्ध भी चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं। वहीं सपा में बीजेपी के कई मंत्री शामिल हो रहे हैं। जो सपा मुखिया है अखिलेश यादव यहाँ तक कह रहे हैं कि योगी जी ने पहले से ही टिकट करा लिया, और अच्छी बात है उन्होंने टिकट करा लिया, वो गोरखपुर चले गए हैं, तो तंज कसते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं मायावती कह रही है इस बार हम आएंगे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हार मान ली है। कैसे? कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जारी करके कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। मतलब साफ था कि उत्तर प्रदेश में वो जानते हैं कि वो बहुमत में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। यानी उनको लगता है कि कुछ विधायक उनके जीत जाए और जब समीकरण बैठाने की बात हो, अगर कोई पूर्ण बहुमत से ना आए तो कांग्रेस का वहाँ पर दबदबा हो। लेकिन अब हम समीकरण की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समीकरण क्या है और कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है और कौन एक दूसरे के आसपास पहुँच सकता है। देखिए, सपा लगातार छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ रही है। आरएलडी हुआ, राजभर की पार्टी हुई और कई लोगों को जोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कई पार्टी के नेताओं को वो अपने साथ मिला रही है जो बड़े चेहरे हैं, ताकि जो दलित वोट है, यादव वोट है, पंडित वोट है, उनको अपनी ओर किया जा सके। वहीं बीजेपी जो सत्ता पक्ष में है वो भी पूरे जद्दोजहद में लगी है कि किसी तरह फिर से सत्ता में वापसी हो सके। लेकिन बसपा की तरफ से कोई ज़्यादा कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, या यूँ कहें बसपा इस वक्त एकदम अंधेरे कमरे में बैठी हुई है। मायावती सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करके जवाब दे रही हैं, ट्विटर के ज़रिए ही सब कुछ बता रही है। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो वो करती हैं। अब तो मायावती को ट्विटर वाली देवी जी भी कहा जाने लगा है। लेकिन जो सपा है, सपा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कई उसने रैलियाँ की, फिलहाल अभी रैली पर रोक है 15 जनवरी तक। सपा ने कई रैलियाँ की हैं और ये अपने मन से उन्होंने कहा है कि इस बार 400 सीटें हम पाएंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या सपा 400 सीट पा सकती है? और अब होने क्या वाला है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने के लिए सपा आरएलडी के साथ जा रही है। वहीं नरेश टिकैत ने कहा है कि वो एसपी और आरएलडी का साथ देंगे। उनको बाहर से जो भी हमारी ज़रूरत होगी हम उस ज़रूरत को पूरा करेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने में सपा लगी हुई है। वहीं पूर्वांचल की बात कर लें तो पूर्वांचल में भी सपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यादवों को लुभाने के लिए, पंडितों को लुभाने के लिए, दलितों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसको मालूम है कि जब पिछली बार सत्ता गई थी तो उस बार यादवों ने भी बीजेपी को वोट किया था, मुस्लिमों ने भी किया था, दलित ने भी किया था, सब ने एक मुश्त बीजेपी को वोट किया था। अब जो वोटर हैं बीजेपी के उनको कैसे काटा जाए, तो वो बड़े बड़े चेहरे तोड़कर अपने पास लेके आ रहे हैं ताकि इनके ज़रिए हम वोट काट सके। लेकिन क्या इनके ज़रिए वोट काटा जा सकेगा?
ये भी एक सवाल है। जी नहीं, क्योंकि अब जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है। जनता ये समझ चुकी है कि किसे वोट करना है और किसे वोट नहीं करना है। अब कोई भी बड़ा चेहरा अगर आपके बीच में आता है और कहता है हम आपके समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम उस कीमत पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाएगा तब हम आपके समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ है जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है और दलितों में उनकी काफ़ी अच्छी पैठ है। वो सोच रहे थे कि दलितों को हम अपनी ओर लुभा सकते हैं, दलितों को हम अपनी ओर ला सकते हैं। हम जिधर भी जाएंगे उधर हम डंका बजा देंगे। उनका कहना था कि जब बीजेपी सत्ता में आई तो उनकी वजह से आई, अगर सपा भी सत्ता में आएगी तो उनकी वजह से आएगी। लेकिन पासा अब पलटेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को इन्होंने वकालत की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो मुख्यमंत्री होने चाहिए। योगी जी कैसे ही मुख्यमंत्री बन गए, अखिलेश यादव ने ये बात कही है। लेकिन क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे? और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पर यकीन करना चाहिए या राजभर जैसे लोगों पर यकीन करना चाहिए? राजभर तो ये मान बैठे हैं कि अगर सपा सत्ता में आती है तो डिप्टी सीएम बनेंगे। अब किसको किसको डिप्टी सीएम बनाएंगे अखिलेश यादव? बात तो यहाँ फंस गई। अब उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर AIMIM भी है। जो वोट है, वोट ये लोग बहुत हद तक काटेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है, लोग कह रहे हैं हम वोट कटवा है और हम यहाँ वोट काटने आए हैं। तो आम आदमी पार्टी के लोग सही सोच रहे हैं, वो यहाँ पर वोट काटने ही आए हैं। और लोग जो भी उनको वोट करेंगे वो किसी ना किसी को वोट पहले करते थे, अब उनके पक्ष में जाएंगे। अब उनको जितना भी परसेंटेज वोट मिलता है वो वोट कटेगा, वो वोट किसी का भी कट सकता है। जो मुस्लिम वोटर्स हैं जो पहले सपा में जाते थे, बसपा में जाते थे और कई पार्टियों में जाते थे, वो भी वोट कटेंगे, ये लाजमी है। जो AIMIM को देंगे वोट। तो इस बार जो इलेक्शन हो रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इलेक्शन देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये मानकर सपा बैठ रही है कि नहीं 400 सीटें हम लेके आएंगे, तो ये भूल ना करें, क्योंकि बीजेपी हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है सत्ता में वापसी के लिए, कि वो एक बार फिर से सत्ता में आ सके, उसको इस गद्दी से कोई ना हिला सके। रही बीजेपी की बात, तो सर्वे हुए हैं। सर्वे का कोई उतना मायने नहीं होता, लेकिन एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में ये आया है कि बीजेपी सपा से मजबूत है, कुछ परसेंटेज सपा से मजबूत है, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, वहाँ पर सपा से मजबूत है, कुछ ही परसेंट क्यों ना हो। लेकिन इलेक्शन में वोटर ये तय करते हैं कि कौन कितना परसेंट उस वक्त मजबूत था, अब क्या हालात है वो तो वोटर तय करते हैं। अब जो यहाँ पर जो रणनीति चल रही है, जो राजनीति चल रही है, वो ये चल रही है, जो विपक्ष है, जो एकजुट हुआ है, जो कह रहा है नहीं हमें बीजेपी को सत्ता से हटाना है, जो एकजुट होने की बात कह रहा है, वो ये रणनीति तय कर रहा है कि कैसे हम ये जो दलित समाज के लोग हैं उनको अपनी ओर खींचे। लेकिन पेच तब फंस गया जब चंद्रशेखर आज़ाद, यानी जिसे चंद्रशेखर राणा के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर राणा, अखिलेश यादव से मीटिंग होती है, अखिलेश यादव से उनकी बात बनती दिखाई नहीं देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव कहते भी हैं इस बात को, चंद्रशेखर राणा भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अखिलेश तो मेरे भाई हैं और हम भाई जैसा जो कहेगा हम वो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये एक दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि दलित जो है, दलितों की अखिलेश यादव सुनना नहीं चाहते, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अखिलेश मेरे भाई हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। दो बातें हो रही हैं। तो अब इन सब में बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, बीजेपी स्टैंड यहाँ कर रही है कि इन सब में फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, काफ़ी हद तक फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सपा ने कुछ विपक्ष को अपने साथ तो कर लिया है, कई लोगों को तोड़कर अपने साथ तो कर लिया, लेकिन इसका खामियाजा भी मिल सकता है। अगर प्लस पॉइंट है तो निगेटिव पॉइंट भी है। कई पार्टियां जो हैं वो सपा के साथ नहीं है, वो बाहर से भले ही, जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर
मौजूदा सरकार कोई बनती है या सपा की आती है तो हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाहर से सपोर्ट तो तब होगा ना जब वोटर से वोट डालेंगे। बीजेपी से देखिए, समझिए, बीजेपी से आम आदमी पार्टी को कोई ना कोई परहेज है, AIM को परहेज है, सपा को परहेज है, राजभर को परहेज है, चंद्रशेखर राणा को परहेज है, मतलब कई लोगों को परहेज है, लेकिन ये लोग लड़ भी अलग अलग रहे हैं। मतलब वोट बटेंगे और बीजेपी को फायदा हो सकता है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कौन कितने पानी में है। 2022 को, वो भी 10 मार्च को, इसका पटाक्षेप हो जाएगा कि आखिर सत्ता में कौन आता है। क्या कांग्रेस जो 30 सालों से सूखा झेल रही है, क्या वापस आएगी, वापसी कर पाएगी? सपा बसपा जो ज़मीन तलाशने में लगे हुए हैं, तमाम लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सत्ता में आ पाएगी? या फिर बीजेपी इन सबको मात देकर आगे निकलती नज़र आएगी और दोबारा सत्ता पाएगी? क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं इन लोगों के लड़ने से फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। जो फ़ायदा है वो ये दिखा रहा है, सर्वे भी दिखा रहा है कि कुछ परसेंटेज फ़ायदा है, लेकिन अगर यही लोग चुनाव लड़ते हैं और अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं तो बीजेपी को वहाँ से वोट परसेंटेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें 2022 के 10 मार्च को खुल जाएंगी, आखिर कौन सत्ता में आ रहा है और कौन सत्ता से बाहर जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए राजपत्र टीवी। नमस्कार।